सस्य घनता को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक सिंचाई, उर्वरक, कृषि नियंत्रण एवं उपयुक्त सभी। तो सस्य घनता को नियंत्रित करने वाले कारक हैं सिंचाई, उर्वरक और कृषि नियंत्रण। खरीफ की फसल का समय है, खरीफ की फसल का समय जून से सितंबर तक लेकर जून से सितंबर तक खरीफ की फसल का समय। रबी की फसल का समय अक्टूबर से मार्च के बीच में रबी की फसल। अप्रैल से जून के मध्य का समय किस कृषि की ऋतु है? अप्रैल से जून का मध्य गर्मी की ऋतु, और गर्मी की ऋतु में आएगी जायद की फसल। शुष्क फसल, तो शुष्क फसल हो जाएगी बाजरा, चना एंड मूंग, तीनों शुष्क फसल है। शुष्क मतलब इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल में चावल की बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल में चावल की बोई जाने वाली फसल है, एक तो अमन है, ओस है एंड बोरो है। मोटे अनाज में कौन कौन से शामिल है? तो मोटे अनाज में ज्वार, जौ एंड मक्का तीनों है जो मोटे अनाज में शामिल है। भारत में पैदा होने वाली मुख्य तिलहन फसल कौन सी है? तो मोटे अनाज में तो अपने पहले हो गया ज्वार, मक्का एंड जौ। ज्वार, मक्का, जौ मोटे अनाज में। एंड भारत में पैदा होने वाली मुख्य तिलहन फसल वो मूंगफली, तिल, सरसों। भारत में पैदा होने वाली मुख्य तिलहन फसल मूंगफली, तिल एंड सरसों। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दाल कौन सी है? तो भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दाल है चना, उड़द, मूंग। चना, उड़द और मूंग भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख है जो दालें हैं। मोटे अनाज के अंदर पहले बढ़ा था ज्वार, जो मक्का। भारत में होने वाली मुख्य तिलहन फसल मूंगफली, तिल, सरसों। मूंगफली, तिल, सरसों। और मोटे अनाज में ज्वार, जौ एंड मक्का। और स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की भरपूर मात्रा किस में होती है? इसका आंसर हो जाएगा मक्का के अंदर है जो स्टार्च, कार्बन की प्रमुख मात्रा होती है। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रस्थभूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, सीमांत भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, सीमांत भूमि। तो निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, सीमांत, कृषि योग्य, सीमांत भूमि। तो इसमें आ जाएगा सीमांत भूमि। पिछले 40 वर्षों में वनों का उत्पाद बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? कि पिछले 40 वर्षों के अंदर वनों का उत्पादन बढ़ने का कौन सा कारण है? तो वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित जो अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि है, यानी वनों के लिए, वनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ अधिसूचित क्षेत्र है जो निर्धारित करती, जिसके कारण वनों में वृद्धि हुई है। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कार्य? मृदा लवणता, अवनालिका प्रदन, वायु प्रदन, मृदा परिशीलट का जमा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य? सिंचित क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई की जाती है वहां पर भू निम्नीकरण का मुख्य कौन सा है? तो मृदा लवणता है जो भू। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि के अंदर आ जाएगा गन्ना। गन्ना को है जो बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। ज्वार, रागी और मूंगफली में इतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं और चावल की उत्पादन अधिक होता है? फिलीपींस और मैक्सिको में। सस्य घनता करते हैं कि एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में कई फसलें उगाना। एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में बहुत सारी फसलें उगाना सस्य घनता का अर्थ है। आर्द्र कृषि से क्या आशय? तो आर्द्र कृषि से आशय की सिंचित कृषि भूमि से अधिक वर्षा वाले भागों और सिंचाई की सुविधा वाले भागों में की जाती है। तो आर्द्र कृषि से आशय सिंचित कृषि भूमि से। आर्द्र कृषि का मतलब आर्द्र यानी होता है, आर्द्र का मतलब होता है गीला, जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है उसे आर्द्र और कम बारिश होती है उसे शुष्क। तो आर्द्र कृषि से आशय की सिंचित कृषि भूमि से जहाँ पर सिंचाई होती है ना, ज्यादा पानी आता है उसे आर्द्र। तो यह कृषि प्राय अधिक वर्षा वाले भाग या सिंचाई की सुविधा वाले भागों में ही हो सकती है। तो आर्द्र कृषि, आर्द्र यानी गीला, आर्द्र का मतलब होता है ज्यादा पानी। तो ज्यादा पानी तो सिंचाई वाले क्षेत्रों में, एक वर्षा वाले भागों में।
साझा संपत्ति संसाधन का क्या अर्थ है? साझा संपत्ति संसाधन सामूहिक उपयोग हेतु है जो राज्य सरकार स्वामित्व करती थी। ऐसे संसाधन जिनका सामूहिक उपयोग यानी सभी के लिए उपयोग करने के लिए उन पर राज्य सरकार स्वामित्व कर लेती है, फिर उनको सभी का उपयोग करने के लिए बांटती है, उसे कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन। कुल कृषि योग्य भूमि में किसे शामिल किया जाता है? कुल कृषि योग्य, तो कुल कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कुल प्रति भूमि और कृषि योग्य भूमि शामिल होती है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य हो गई उस पर हम कृषि करेंगे तो उसमें बोया गया क्षेत्र, कुल प्रति भूमि और कृषि योग्य भूमि शामिल की जाती है। भूमि उपयोग का अर्थ क्या है? तो पृथ्वी के किसी भूभाग का उसकी वर्तमान उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला वर्गीकरण। अब मान लीजिए भूमि उपयोग का अर्थ क्या है? भूमि उपयोग का अर्थ क्या है? थोड़ा जूम कर लेता, आसानी समझ में आएगा। तो भूमि उपयोग का अर्थ है कि पृथ्वी के किसी भूभाग का उसकी वर्तमान उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला वर्णन। पृथ्वी के किसी भूभाग का उसकी वर्तमान उपयोगिता, अब कोई भूभाग है उसकी वर्तमान उपयोगिता क्या है, उस पर वर्तमान में क्या बोया, उस पर क्या नहीं बोया, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है, तो उसे कहते हैं भू उपयोग का अर्थ यानी भूमि उपयोग का अर्थ। नेक्स्ट है भू उपयोग संबंधी अभिलेख भू राजस्व विभाग रखता है, यानी भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन रखता है? तो भू उपयोग संबंधी अभिलेख भू राजस्व विभाग रखता है। वर्गीकृत वन से हास्य है कि जिनका सीमांकन है जो सरकार के द्वारा किया जाता है और जहाँ पर वन विकसित हो सकता है उसे वर्गीकृत। गैर कृषि कार्यों पर तो भूमि, गैर कृषि कार्य मतलब जहाँ पर कृषि नहीं होती, गैर शब्द हो जाए और पीछे कोई भी शब्द है तो गैर जो कार्य पीछे आता है शब्द आता है वो कार्य नहीं होता है, तो गैर कृषि जहाँ पर कृषि नहीं होती ऐसी भूमि जहाँ पर द्वितीय तृतीय सेवा सेक्टर होते हैं, उद्योग भी लगाए जा सकते हैं, उसे गैर कृषि कार्यों पर। बंजर व्यर्थ भूमि, बंजर व्यर्थ भूमि जो मतलब कृषि योग्य भूमि नहीं है और उसे कृषि के अंदर तकनीकी वर्तमान तकनीकी के आधार पर भी उसको कृषि के अंदर नहीं लाया जा सकता, उसे बंजर या व्यर्थ भूमि कहते हैं। भूमि उपयोग में वास्तविक वृद्धि से क्या तात्पर्य? भूमि उपयोग में वास्तविक वृद्धि दो समय कालों के बीच में भू उपयोग संवर्गों के अंतर को कहते हैं। इसे बारीकी से समझ लेते हैं थोड़ा कि भूमि उपयोग में वास्तविक वृद्धि क्या है। वास्तविक वृद्धि, तो भूमि उपयोग में वास्तविक वृद्धि दो समय कालों के बीच भूमि उपभागों संवर्गों के अंतर को, वास्तविक वृद्धि दो समय कालों के बीच भू उपयोग संवर्गों में अंतर। तो वास्तविक वृद्धि है कि दो समय लेने और दो समय के बीच भू उपयोग संवर्गों के अंतर को कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को वर्गीकृत किया गया था। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि दो प्रकार की, एक तो निजी हो सकती है और साझा यानी सभी की हो सकती है, एक व्यक्ति एक अकेले खुद की हो सकती है। सस्य घनता को प्रभावित करने वाले कारक, सस्य घनता, तो सस्य घनता को प्रभावित करने वाले जैसे कि कारक है ऊपर मैंने पढ़ा था, सस्य घनता किसे कहते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर। सस्य घनता का अर्थ है कि एक कृषि वर्ष में एक ही खेत पर कई फसलें उगाना सस्य घनता कहलाता है। तो सस्य घनता को प्रभावित करने वाले कारक, सस्य घनता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सस्य घनता को प्रभावित करने वाले कारक सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, कृषि का यंत्रीकरण, कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग आदि। सस्य घनता को प्रभावित करने वाले, सस्य घनता एक ही कृषि वर्ष में एक ही खेत में एक से अधिक फसलें बोना सस्य घनता कहलाता। और सस्य घनता को प्रभावित करने वाले कारक, तो अधिक फसल बोएगी तो सिंचाई की आवश्यकता होगी, यहाँ पर उर्वरक क्षमता होनी चाहिए, उन्नत बीज होना चाहिए, कृषि यंत्र होना चाहिए, कीटनाशक दवाइयाँ भी वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। तो सस्य घनता में वो चीजें वो कारक होंगे जो हम कृषि करते समय लेते हैं। सस्य घनता को आप भूल जाए, सस्य घनता की जगह आप याद कर लो कृषि, और कृषि प्रभावित करने वाले कारक तो सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण, कीटनाशक दवाइयाँ। सस्य गहनता से आप क्या समझते हैं? सस्य गहनता फसलगत क्षेत्र अथवा शुद्ध भोग्य क्षेत्र का अनुपात। शुद्ध भोग्य क्षेत्र तथा फसलगत क्षेत्र और शुद्ध भोग्य क्षेत्र का अनुपात, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। सकल बोया गया क्षेत्र एंड निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। सकल बोया गया क्षेत्र जो मतलब कुल कृषि योग्य भूमि बटे वर्तमान में बोया गया क्षेत्र, वर्तमान में जो भी बोया गया क्षेत्र इंटू 100 करते हैं तो आ जाता है सस्य गहनता।
आर्द्र कृषि की विशेषता बताइए। आर्द्र मतलब होता है ज्यादा पानी। तो आर्द्र कृषि का अभिप्राय सिंचित कृषि से, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा वर्षा स्थानों पर है, जो वर्षा वाले स्थानों पर है जो आर्द्र कृषि की जाती है। इस कृषि में 150 से 200 सेमी वर्ष वाले क्षेत्रों में, या वर्ष नहीं है, वर्ष वाले क्षेत्रों में की जाती है, वो की जाती है आर्द्र कृषि। और इस कृषि में ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती है जिनके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जैसे चाय, चावल, रबड़, कॉफी। चाय, चावल है, रबड़ है, जहाँ पर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और ये केरल आर्द्र है, जो केरल, असम आदि राज्यों में की जाती है। शुष्क का मतलब होता है सूखा, शुष्क यानी बहुत पानी की क्या होती है, कमी होती है। तो शुष्क कृषि 50 से 75 सेमी की वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। शुष्क यानी सूखा, तो 50 से 75 सेमी के वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि होती है। इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का क्या होता है, अभाव होता है। नंबर 1 शुष्क क्षेत्र में 50 से 75 सेमी वाले वर्षा क्षेत्रों में। दूसरा, इसमें सिंचाई की सुविधाओं का अभाव होता है। और तीसरा इसमें होता है, इन क्षेत्रों में ऐसी फसल बोई जाती है जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। और चौथा, भूमि में नमी बनाए रखने के लिए कृषक अनेक विधियां भी इस कृषि में अपनाते हैं। और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में शुष्क कृषि मुख्य रूप से की जाती है। और इसके अंदर प्रथम राज्य भारत के अंदर आ गया तो वो आएगा कि राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के अंदर मरुस्थल में होती है पानी की कमी। और पानी की कमी होने के कारण जो इस प्रकार की कृषि को अंजाम दिया जाता है। हाँ, पश्चिम बंगाल में चावल की फसलों की व्याख्या कीजिए। पश्चिम बंगाल में चावल की फसलों की व्याख्या कीजिए। अब पश्चिम बंगाल पहले पश्चिम बंगाल में चावल की 3 पहले किस्म याद रखो। एक तो अमन, ओस, बोरो। अमन, ओस और बोरो। तो ओस मई और जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। मई, जून और सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है। तो मई, जून और जुलाई, अगस्त, 2 मंथ बीच में कट कर लो। मई, जून से लेकर मई, जून और सितंबर, अक्टूबर। और उसके बाद में होती है अमन, तो हो गया, ओस हो गया। ओस के बाद में आता है अमन। तो अमन में जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट दी जाती है। जून जुलाई तो बीच में 2 महीने फिर से कट कर लो, सितंबर अक्टूबर कट हो जाएगा। और जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर कट हो जाएगा। और नवंबर दिसंबर में जो अमन को काट लिया जाता और यहाँ का 85% चावल अमन होता है। इन सबसे पश्चिम बंगाल में भी बात करें तो सबसे अधिक होने वाला चावल है जो अमन है। अमन के समय जो चावलों की सबसे अधिक होती है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में आता बोरो। ये कम उपजाऊ होता है, दलदली भूमि पर नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट जाती। तो ये एक क्रम है, आप याद रख लो। यहाँ से याद रख लो, मार्च अप्रैल से नहीं, इस तरह याद रखना अच्छा रहता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इस तरह याद रख लेते हैं कि पहले रखते थे ओस, फिर अमन और बोरो। ओस में क्या होगा, पहले हम जाएंगे मई जून में जाएंगे। मई जून में उसको बो देंगे, फिर 2 महीने कट कर देंगे। उसके बाद में जो भी लगातार 2 महीने उनको ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पहले वाला लेंगे, पहले वाले के लास्ट वाले को ले लेंगे जून, और एक इसके अगले वाला को जोड़ ले लेंगे जून जुलाई। फिर 2 महीने कट कर देंगे और फिर आ जाएगा नवंबर दिसंबर। ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, बोरो पर आ जाएंगे। बोरो वाले में शुरुआत करने के लिए एक पहले वाला नवंबर ले लेंगे, नवंबर दिसंबर आ जाएंगे, फिर 2 महीने कट कर देंगे तो मार्च अप्रैल आ जाएगा। तो इससे याद रखने का ट्रिक एकदम शानदार हो गया। उसके बाद में आता है भारत में कृषि उत्पादक अभी भी कम क्यों है। भारत में कृषि उत्पादक अभी भी कम क्यों है, तो ये हाई लेवल के तो मानसूनी वर्षा। भारत का एक मानसून देश है, भारत एक मानसून देश है। और मानसून वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता कृषि उत्पादकता होने का प्रमुख कारण है। भारत एक मानसून देश है और मानसून वर्षा की अनिश्चितता कृषि उत्पादकता होने का प्रमुख कारण। भारत में जो मानसून की जो अनियमित है, वो कभी नियम पर नहीं आता है, कभी भी सेम टाइम पर है जो मानसून भारत के अंदर आता भी नहीं है। तो अनिश्चित है और अनियमित है मानसून भारत के अंदर। आप मान लो कि मानसून सही समय पर नहीं आता है, तो इस कारण भारत में जो कृषि कम होती है। उसके बाद दूसरे हो गए आर्थिक कारण। भारतीय कृषक गरीब है, अच्छे बीज, उर्वरक, प्रौद्योगिकी आदि का उपयोग भी नहीं कर सकते। इस कारण भी भारत में जो कृषि कम उत्पादित होती है।
तीसरा कारण जनसंख्या बढ़ते दबाव के कारण खेतों का छोटा बिखरा होना। भी कृषि में पहले क्या होता थी, जनसंख्या होती थी कम, और जनसंख्या कम होती थी तो खेत होता था पहले इतना बड़ा होता था, फिर एक बाप के हो गई 4 बेटे, तो इसके अंदर हो गई 4, तो 4 में से अब तो यहाँ बना लेंगे घर और फिर खेत बचेगा ये इतना, और इसमें अब कहाँ खेती होगी। तो इसी कारण जनसंख्या बढ़ने के कारण है जो कृषि के अंदर भी भारत में कमी आई। तो इसलिए जनसंख्या पर भी नियंत्रण होना चाहिए। प्रौद्योगिकी कारक भारत में आज भी परंपरागत तरीकों से कृषि की जाती है, तो उन्नत प्रौद्योगिकी के अभाव में यानी वैज्ञानिक तकनीकियों का भारत में अभाव है। इस कारण और एक ये कारण भी जोड़ते हैं कि किसानों का निरक्षर होने, किसान पढ़े भी नहीं है, तो किसान पढ़े हुए नहीं होने के कारण वो है जो सरकारी जो भी नीति आती है उसको विपक्षी दलों के दबाव में आकर बिना सोचे समझे उसका जो विरोध कर देते हैं, जिसके कारण सरकार उन नीतियों को लागू नहीं कर पाती है और भारतीय कृषि में सुधार भी नहीं होता है और वो कमी की कमी बनी रहती है। भारत में साझा संपत्ति की विशेषता, साझा संपत्ति मतलब सबकी होती है और इसका जो स्वामित्व पर राज्य सरकार होता है। भूमि सामुदायिक उपयोग के लिए साझा संपत्ति सबकी होती है, इसका स्वामित्व राज्य सरकार का होता है। साझा संपत्ति की जो सबकी होती है और इसका स्वामित्व राज्य सरकार का होता है, ये भूमि सामुदायिक उपयोग के लिए होती है। बोल। भारत में साझा संपत्ति की विशेषता, साझा संपत्ति जिस पर राज्य सरकार का स्वामित्व होता है सबकी होती है। ये भूमि सामुदायिक उपयोग के लिए होती है, एक समूह के लिए उपयोग होती है, न कि एक व्यक्ति के लिए। सामुदायिक वन चारागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र, चौपाल है जैसे कि तालाब है, कोई नदी है, तो ये आ गया। इन भूमियों का ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे किसानों, आर्थिक दृष्टि कमजोर लोगों के पेज नंबर 40 के आसपास ये जल संसाधन चला गया ऊपर। ये आ गया कि भारत में साझा संपत्ति वाला था तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र। उसके बाद में तो भारत में भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो उसका क्या कारण है? देखिए उसका भी ये कारण है कि जल क्रांति, जल भराव, सिंचाई की निम्न क्षेत्रों में जल भराव जैसी भूमि का उपयोग नहीं किया जाता। क्षेत्र है जो कम है और उसके अंदर क्या हो जाता है, जल भर जाता है। जल भर जाने के कारण उसको जल है जो खाली नहीं किया जाता और उसके कारण उसके अंदर खेती नहीं होती। उसके बाद आता है निस्खलन। निस्खलन क्या होता है? अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि पर निस्खलन की स्थिति बन जैसे भूमि उपयोग में नहीं लाई जा सकती। वर्षा बहुत अधिक होती है और वहाँ पर भी बहुत सारा पानी आ जाता है जिसके कारण निस्खलन हो जाता है। निस्खलन का मतलब भी यही होता है कि बहुत सारी भूमि पर पानी इकट्ठा हो जाता है जिस कारण खेती की नहीं जा सकती। उसके बाद मृदा अपरदन कितना मृदा अपरदन एक तो वायु से होता है, एक जल से भी हो सकता है। मृदा अपरदन का मतलब होता है कि भूमि का कट जाना। तो मृदा अपरदन भूमि की मृदा पवन तथा जल के द्वारा बह जाती है और दूसरे स्थानों पर चली जाती है। भूमि बंजर तथा अनुपयोगी हो जाती है। ये भी है जो भू निम्नीकरण का कारक है। भू निम्न का मतलब होता है कम होना, भूमि का कम होना, भूमि का कृषि के अंदर कम होना, भूमि का कम नहीं, भूमि का कृषि करने के लिए कृषि उपयोग में कमी आना, भूमि का कृषि उपयोग में कमी आना भू निम्नीकरण कहलाता है। तो रासायनिक पदार्थों का प्रयोग, अब जैसे कृषि करते हैं तो यूरिया का उपयोग करते हैं, तो इसलिए जो रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं उसमें कृषि रासायनिक पदार्थों से जो भूमि की उर्वरता क्षमता में कमी आती है जिससे भू निम्नीकरण हो जाती है। अब इससे भी होता है कि खाद्यान्न व खाद्य फसलों में अंतर। खाद्यान्न फसल, जिन अनाजों का उपयोग भोजन के लिए जाता है उससे खाद्यान्न फसल, जैसे गेहूं है, चावल है, ज्वार, बाजरा आदि। खाद्य फसलों में वे फसल जिनसे खाने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री मिली, जैसे खाद्यान्न और खाद्य दोनों अलग अलग है। जिनको हम भोजन के लिए करते हैं जैसे गेहूं, चावल, बाजरा
और खाद्यान्न हो गया। खाद्य फसल होते हैं, खाद्य फसलों में वे फसलें शामिल हैं जिनसे खाने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री मिलती है, जैसे अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां आदि है जो खाद्यान्न फसलें। गन्ने के उत्पादकता क्षेत्र उत्तरी भारत में संकेंद्रित क्यों है? यानी उत्तरी संकेंद्रित का मतलब हो गया कि गन्ना है जो उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा क्यों होता है। इसका यही कारण है कि गन्ना उत्तरी भारत में सबसे जो अधिक क्यों होता है। तो जूम कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। लगा उड़ा है। गन्ने के उत्पादक क्षेत्र के उत्तरी भारत में संकेंद्रित होने के कारण मुख्य रूप से गन्ने में 8 से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य बोया जाता है। यद्यपि दक्षिण भारत में तापमान की दशाएं गन्ने की कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यद्यपि दक्षिण भारत में तापमान की दशाएं गन्ने की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा नमी के कारण यहाँ की फसलें सामान्य होती है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। गन्ने के उत्पादक क्षेत्र के उत्तरी भारत में संकेंद्रित होने के कारण मुख्य रूप से भारत में गन्ना से उत्तरी अक्षांशों के मध्य बोया जाता है। यद्यपि दक्षिण भारत में तापमान की दशा गन्ने के लिए कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है, तथापि नमी की